हेलो फ्रेंड्स, जॉन टेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम बीसीटी की सीरीज में डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज शियर स्ट्रेस इन ए मेंबर कैलकुलेटेड ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ अनस्टीफन्ड वेब शैल नॉट एक्सीड। तो ये जो आपके मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं इस डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट्स में वो कोडल प्रोविजन से आते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और WSM अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि कोई अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन है जिसकी जो वेब है वो अनस्टीफन्ड है, अनस्टीफन्ड मतलब आपने उसको अलग तरीके से स्ट्रेंथ नहीं दी है, तो उस केस में जो एवरेज शियर स्ट्रेस है उसकी परमिसिबल वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस की दो तरीके की परमिसिबल वैल्यूज दी गई है टेबल में। टाउ AV करके दी हुई है और एक टाउ VM है, टाउ VA बोलेंगे इसको। ये तो होगी परमिसिबल एवरेज शियर स्ट्रेस और ये होगी मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप आपके क्रॉस सेक्शन की जो शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो वो अगर एवरेज वाली निकाल रहे हो, एवरेज शियर स्ट्रेस होती है शियर फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आप एवरेज शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो तो उसको आप एवरेज वाली परमिसिबल शियर स्ट्रेस से कंपेयर करोगे जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर आप उस गिवन सेक्शन पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाल रहे हो जो कि उसके शियर स्ट्रेस के वेरिएशन से पता चलेगा, और शियर स्ट्रेस का वेरिएशन डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो आपने डिफरेंट टाइप के शियर स्ट्रेस के वेरिएशन पढ़े होंगे, जैसे रेक्टेंगुलर में पैराबोलिक होगा। तो आप किस तरह के सेक्शन के लिए एवरेज शेयर निकाल रहे हो तो एवरेज वाली परमिसिबल स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर निकाल रहे हो तो मैक्सिमम वाली परमिसिबल स्ट्रेस। यहां पर पूछी है एवरेज शेयर स्ट्रेस, तो एवरेज की जो वैल्यू होती है वो होगी 0.4 FY, जिसमें FY इज द यील्ड स्ट्रेस। और अगर आप मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम में जो वैल्यू होती है परमिसिबल वो होती है 0.45 FY। अब यहां पर आपसे पूछा गया है एवरेज शेयर स्ट्रेस, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर विंड लोड एनालिसिस। विंड लोड एनालिसिस के लिए कौन सा कोड है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड। तो कुछ कोड्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, कौन सा कोड किस तरह के लोड के लिए, तो उसकी एक टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। तो इनमें से किसी भी कोड को आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर विंड लोड के लिए पूछा है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोड का नाम दे दे और आपसे बोलें कि ये कोड किसके लिए है, या फिर इस कोड से आपको किस तरह की लोडिंग के बारे में पता चलेगा। तो IS 875 के 4 पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है आपका वो डील करता है डेड लोड से, सेकेंड पार्ट आपका डील करेगा लाइव लोड, या फिर लाइव लोड को हम इम्पोज लोड भी बोलेंगे। थर्ड पार्ट जो आपसे पूछा है विंड लोड के बारे में, तो विंड लोड से जो है डील करता है वो आपका पार्ट 3। पार्ट 4 भी आपका लाइव लोड से करता है, लेकिन वो पर्टिकुलर लाइव लोड होगा स्नो लोड ऑन रूफ। स्नो लोड जब भी लगेगा वो हमेशा रूफ पर ही लगेगा। एंड अर्थक्वेक लोड के लिए अलग से कोड है, वो है आपका IS 1893। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे कोड वाले पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रूफ एनालिसिस, जो रूफ ट्रस है वो आपके कोर्स में, और रूफ ट्रस है तो उसका जो मेनली जो डिजाइन जो गवर्निंग होती है वो उसकी विंड लोड के अकॉर्डिंग ही होती है, तो इसलिए वहां पर विंड लोड का एनालिसिस भी पढ़ा जाता है। तो उसके लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर विंड लोड एनालिसिस, यहाँ से हम देखेंगे तो विंड लोड के लिए हमारा जो कोड है वो है IS 875 पार्ट 3। तो ऑप्शन यहाँ पर जो देखेंगे, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सेस्मिक फोर्सेज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू जोन। सेस्मिक फोर्सेज निकालने के लिए जो कोड आपका है IS 1893, उसमें इंडिया को कितने जोन में डिवाइड किया गया है। जोन से पता चलता है कि उस एरिया में किस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ सकता है। ठीक है, अब इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, पुरानी बुक्स में बी जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है और जो अभी लेटेस्ट है उसमें 4 यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। तो पहले जो जोन डिवाइडेड थे वो थे 5, 1 से लेकर के 5 तक। 1 से 5 तक सीवियरिटी बढ़ रही है उस एरिया की जिस पर अर्थक्वेक आ सकता है। बट आफ्टर दी भुज अर्थक्वेक फर्स्ट एंड सेकंड वाले जो एरियाज थे या फिर उन जोन को मर्ज कर दिया, मतलब सेफेस्ट वाली जगह कोई नहीं है और जो भी होगा वो
सबसे सेफ वाला जो है वो जोन 2 है, पहले जोन 1 2 3 5 ऐसे थे, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 जोन में डिवाइडेड है इंडिया, जोन 2 3 जोन 4 एंड जोन 5। जो गिनती चालू हो रही है वो आपकी जोन 2 से चालू हो रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भी एरिया फुली सेफ नहीं, पहले जोन 1 का मतलब था सेफेस्ट, बट जोन 1 वाले एरिया को भी जोन 2 में मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जो आपका यहाँ पर आंसर है वो होगा 4, ठीक है। कुछ बुक्स में आपको 5 मिलेगा, लेकिन जो लेटेस्ट इंडियन कोड है IS 1893 का, जो लेटेस्ट आपका एडिशन है IS 1893 2016, उसमें नंबर ऑफ जोन है आपके 4। इसी तरीके से अगर विंड के पूछे जाए तो विंड के जो जोन है वो 6 नंबर ऑफ जोन है, ठीक है। विंड के 6 जोन है और अर्थक्वेक के 4 जोन है। विंड के जोन होंगे विंड लोड की स्पीड के अकॉर्डिंग, कितनी स्पीड से विंड लोड चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर IS 800 2007 इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ स्टील। IS 800 2007 के अकॉर्डिंग स्टील का इलास्टिक मॉड्यूलस क्या होगा, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ES आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होगा, और ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोथ टेंशन एज एंड कंप्रेशन के लिए वैलिड है, बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन के लिए वैलिड है। अगर आप टेंशन लोड लगाते हो तो भी 2 × 10⁵, और अगर आप कंप्रेशन लगाते हो तो भी 2 × 10⁵। और जो माइल्ड स्टील का कर्व हम यहाँ पर यूज करते हैं वो टेंसाइल लोड के टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू IS 800 द स्ट्रेस रेंज फॉर ए कैटेगरी ऑफ डिटेल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइकिल्स इट इज रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ इज कॉल्ड। इसमें ऐसा बोला गया है कि इनमें से गिवन जो भी स्ट्रेंथ आपको गिवन है, इनमें से कौन सी वाली ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर डिपेंड करती है। अब नंबर ऑफ साइकिल्स का मतलब यह है कि जो लोड लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो रिवर्सल नेचर का है या फिर वो पीरियोडिक नेचर का लोड है, ठीक है। तो पीरियोडिक नेचर का लोड या फिर नंबर ऑफ साइकिल्स के अकॉर्डिंग जो लोडिंग या फिर जो स्ट्रेंथ वहां पर होती है वो होती है हमारी फटीग। फटीग में जो लोड आपका लगता है वो साइक्लिंग नेचर का लगेगा, रिवर्सल ऑफ नेचर होंगे, और वो एक टाइम पीरियड में बार बार चेंज होता रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फेलियर पॉइंट होगा वो स्टील के यील्ड पॉइंट से पहले ही हो जाता है, ठीक है। और वो जो फेलियर पॉइंट है, एक स्ट्रेस की पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स है, उस स्ट्रेस से नीचे अगर आप इनफाइनाइट साइकिल भी लगाते हो रिवर्सल ऑफ लोड की तो भी फेलियर नहीं होगा, और उससे पहले अगर आप उससे ज़्यादा स्ट्रेस पर आप साइकिल्स रहेगी अगर लोडिंग की तो फेलियर आपका अर्ली हो जाएगा। अर्ली फेलियर का मतलब यील्ड स्ट्रेंथ से पहले ही वो फेल हो जाएगा, तो उसको एंड्योरेंस लिमिट बोला जाता है। तो एंड्योरेंस लिमिट ऑफ स्टील ये होता है 186 न्यूटन पर mm²। तो इस स्ट्रेस के नीचे अगर कोई लोड आ रहा है जिस पर जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है वो इस लेवल से कम जनरेट हो रही है, तो उस पर आप अगर इनफाइनाइट साइकिल्स भी लगाते हो तो भी अर्ली फेलियर नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल्स रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर फेलियर पे, तो वो जो फेलियर होता है वो फटीग स्ट्रेंथ के कारण होता है, ठीक है। उसके लिए जो हमारा जो गवर्निंग है या फिर ऐसा बोल दें तो वो फटीग स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट इज, एज पर IS 875 पार्ट 2 द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इन किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर फॉर बालकनीज। अब ये कई बार पूछ लिया गया एग्जाम्स में। IS 875 में हमने पार्ट 2 में ये देखा था कि लाइव लोड के लिए इम्पोज लोड, लाइव लोड वो लोड होंगे जिनका मैग्नीट्यूड और पोजीशन टाइम के साथ में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो उसमें बालकनीज के लिए जो लोड है वो आपका 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और अगर रूम्स की बात करें रेजिडेंशियल में तो वहां पर 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स में, तो हमारा सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। अब अगर आप डिजाइन के क्वेश्चन, डिजाइन वाले सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें लोडिंग वाला जो एनालिसिस है या स्टडी है वो बाय डिफॉल्ट उसमें आता है। अब चाहे ये आप RCC का सब क्वेश्चन समझ सकते हो या स्टील का समझ सकते हो, बट इस क्वेश्चन के आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो बालकनीज में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा वो होगा 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर जो लोड लग रहा है वो 3 किलोन्यूटन का लगा करके डिजाइन करना है। लाइव लोड हमेशा फ्लोर पे लगेगा, ठीक है।
जो ही फ्लोर होगी उस पर लाइव लोड लगेगा। इसी कारण से जो इंटेंसिटी है वो है 3 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 3 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। नेक्स्ट इज फॉर ए स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू थ्रोट थिकनेस। ठीक है, तो ये फिलेट वेल्ड से रिलेटेड है। फिलेट वेल्ड क्या होगा कि जब आप दो डिफरेंट प्लेट्स को ओवरलैप करके जोड़ोगे, दो प्लेट्स को ओवरलैप करके अगर आपको जोड़ना है तो उस जगह उस टाइम पर जो वेल्डिंग की जाती है वो हमारी फिलेट वेल्ड होगी। तो ये हमारी फिलेट वेल्ड है। अब इसमें ये साइज ऑफ वेल्ड होंगी जिसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया होता है उस स्ट्रेंथ में जो गवर्निंग स्ट्रेंथ होती है वो थ्रोट थिकनेस के अकॉर्डिंग होती है, जो कि इस वेल्ड ट्राइंगल की सबसे मिनिमम डायमेंशन होगी। तो थ्रोट थिकनेस और थ्रोट थिकनेस और साइज ऑफ वेल्ड का जो बीच का रिलेशन है वो होता है T इज इक्वल टू एस बाई रूट 2। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ फिलेट टू दी थ्रोट थिकनेस। साइज का थ्रोट थिकनेस से रेशियो पूछा है, तो ये 2 इधर जाएगा तो रूट 2 इज इक्वल टू एस बाई टी। आपसे ये पूछा है तो रूट 2 का मतलब होता है 1.414 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कंफ्यूजन में बी ऑप्शन भी लगा सकते हैं क्योंकि यही पता होता है रूट 2 वाला कोई रिलेशन आता है। तो थ्रोट थिकनेस मिनिमम डायमेंशन है, मतलब एस से कम होगी, तो एस से जब टी का रेशियो लोगे तो रेशियो में भी क्या होगा, 1 से ज़्यादा वाली चीज़ ऊपर आएगी और 1 आएगी नीचे। मतलब थ्रोट थिकनेस के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो जो आपकी ये साइज ऑफ वेल्ड है वो 1.414 टाइम ज़्यादा है। ठीक है, और अगर उल्टा देखोगे तो साइज ऑफ वेल्ड को 1.414 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, थ्रोट थिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट is 10 mm, then the maximum pitch of rivet in tension will be taken as, कि अगर थिनेस्ट सबसे जो थिन प्लेट है उसकी थिकनेस 10 mm है तो मैक्सिमम पिच कितना होगा जब टेंशन लग रहा हो। तो जब टेंशन वाली बात आती है तो टेंशन के केस में जो पिच मैक्सिमम वाली होगी, या फिर ऐसा बोलेंगे इन केस ऑफ टेंशन pitch should not be greater than minimum of 16T और 200 mm। इनमें से जो वैल्यू मिनिमम आएगी उससे पिच आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें T है क्या होगी, T होगी थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। और अगर इसकी जगह कंप्रेशन होता तो इन केस ऑफ compression pitch should not be greater than minimum of 12T or 200 mm whichever is less। इनमें से जो मिनिमम होगा तो कंप्रेशन में 16 की जगह 12T होगा। अब आपसे पूछा है टेंशन के लिए 10 mm आपकी थिकनेस है। जब हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे जब आप वैल्यूज रखोगे तो 16 इंटू 10 तो आपका आ जाएगा 160। तो 160 और 200 में से जो मिनिमम है 160 मिनिमम है, तो इससे ज़्यादा पिच हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिया डी भी है लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है, और अगर कंप्रेशन के लिए होता तो 120 आपका ऑप्शन सही होता, तो बी भी दिया है कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, तो टेंशन में 16T और 200 में से जो मिनिमम है, और कंप्रेशन में 12T एंड 200 में से जो मिनिमम होगा उससे पिच आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। Next is the shear force induced in the rivet are when a moment of 50 kilonewton meter is transmitted to column flange through a bracket using 4 number of 20 mm diameter rivet is approximately, गेज आपको दिए 100 एंड पिच आपको दिए 100। ठीक है, तो ये आपका इसेंट्रिक कनेक्शन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका इसेंट्रिक कनेक्शन। तो इसमें क्या दिया है कि एक कॉलम फ्लेंज से एक ब्रैकेट जोड़ दिया, और वो जोड़ने के लिए क्या करा कि 4 नंबर ऑफ रिवेट लगाए।
ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें अगर बोल्ट भी होता तो भी वो सॉल्यूशन सेम ही होता, मतलब इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको सेंटर कनेक्शन का, ठीक है। तो 4 रिवेट लगाए गए हैं सेम डाया के, 4 है, डायमीटर सेम है, और जो पिच और गेज है, जो पिच और गेज है वो दोनों सेम है। तो जैसे इसको मैंने 100 बोल दिया, ये भी आपकी 100 है, और जो मोमेंट लग रहा है वो दे दिया आपको 50 किलो न्यूटन मीटर का। तो आपसे पूछा है कि कितना शेयर फोर्स इंड्यूस्ड होगा इस आर वाले में, आर यहां पर आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। तो जो एम लग रहा है वो एम लग रहा है सीजी पर, ये इसका सीजी यहां से पास होगा, सीजी से एम पास होगा, ठीक है। अब आपको बोला गया कि सार वाले रिवेट में कितना आपका शेयर फोर्स इंड्यूस होगा। तो शेयर फोर्स कितना इंड्यूस होगा ड्यू टू दी मोमेंट एट सीजी, उसका जो रिलेशन है वो आपका होता है F2I। दो तरह के फोर्सेज आते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मोमेंट लगा है, अगर लोड कहीं इधर सेंट्रिसिटी पे लगा होता तो हम उसको लोड को यहाँ ट्रांसफर करते, और उसके ट्रांसफर में एक तो सीजी पर डायरेक्ट फोर्स आता और एक आता मोमेंट। तो डायरेक्ट फोर्स के कारण जो शेयर फोर्स होता है उसको F1 बोलते हैं, और जो मोमेंट के कारण जो शेयर फोर्स होता है उसको F2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मोमेंट ही दिया गया है। तो F2I जो होता है वो होता है P, या फिर इसको बोलेंगे इंड्यूस्ड मोमेंट, या फिर बोलेंगे अप्लाइड मोमेंट एट सीजी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर आई का स्क्वायर इनटू दी आर आई। अब देखो ये तो अप्लाइड मोमेंट हो गया, और अगर यहां पर कोई फोर्स लगा होता तो इस फोर्स को जब हम P फोर्स को ट्रांसफर करेंगे तो P ट्रांसफर होने पर एक तो P जाता है CG पर और एक होता है PE का मोमेंट, तो इसलिए उसको जनरलाइज P में बोल देते हैं। जबकि आप ब्रैकेट में ही है कि कितना मोमेंट इंड्यूस हो रहा है, डायरेक्टली भी अगर मोमेंट लगा रखा जैसा क्वेश्चन है तो उसमें अप्लाइड मोमेंट हम यहाँ रख देंगे। समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर, समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर ये होगा कि सभी रिवेट की इस CG से जो डिस्टेंस है, CG और रिवेट ग्रुप से जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर का समेशन। जैसे 4 है तो 1 2 3 4, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर, इस तरीके से। और RI जिस पर्टिकुलर रिवेट के लिए हम शेयर फोर्स निकाल रहे हैं उसकी CG से डिस्टेंस। अब यहां क्या हो रहा है कि इन सबकी जो CG से डिस्टेंस है वो सेम है, अगर आप देखोगे तो सबकी सेम है। तो यहां पर आर आई का जो स्क्वायर करेंगे वो करेंगे अपन 4 टाइम ऑफ आर का स्क्वायर, जो एक आर आएगी वही वाली वैल्यू हो जाएगी, वही 4 टाइम होगी, और वही आर यहां पर आ जाएगी क्योंकि सबकी डिस्टेंस क्या है सेम, ठीक है। तो अगर हम इसको पुट करें तो आर सबसे पहले निकालेंगे, आर कितना होगा, ये 100 गिवन था तो बचा हुआ आपका ये जो पोर्शन हो जाएगा ये 50 होगा, ये वाला भी 50 होगा। तो जो आप ट्राइंगल प्रॉपर्टी जब लगाओगे तो ये यहां पर आ जाएगा 50√2, ठीक है। अब वैल्यूज आपको पुट करनी है, आपको मोमेंट दिया है 50 किलो न्यूटन मीटर का, तो आर की वैल्यू तो हो गई आपकी 50√2, और समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर जो होगा वो होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस R4 स्क्वायर। बट हो क्या रहा है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4, सारे सेम है। तो समेशन ऑफ आर आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इंटू R1 का स्क्वायर, मतलब कोई भी एक इन दोनों ये सारे ही सेम है तो किसी एक का स्क्वायर, और इसको क्या कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पुट करेंगे अगर FTI इज इक्वल टू 50 किलो न्यूटन, और जो मीटर था साथ में मैं उसको mm में बदल रहा हूं, तो इनटू, क्योंकि यहाँ पर आंसर किलो न्यूटन में आएगा तो किलो न्यूटन तक रहना ही है, लेकिन उधर मीटर को mm में बदलेंगे क्योंकि बाकी सारी डायमेंशन किसमें mm में तो 50 इंटू 1000 mm, ये तो मोमेंट हो गया, डिवाइडेड बाय 4 टाइम ऑफ 50√2 का स्क्वायर इनटू 50√2, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे सिंप्लीफाई करोगे तो इससे ये एक कैंसिल आउट हो गया,
यहाँ देखेंगे F2i इज इक्वल टू 50 इंटू, और अगर आप यूनिट्स देखोगे तो इधर जो यूनिट आ रही है वो mm² और इधर जो यूनिट आ रही है वो mm। तो यहाँ पर mm से mm मल्टीप्लाई होकर mm², नीचे mm² हो गया तो mm से तो mm कैंसिल आउट, बचेगा किसमें सिर्फ वैल्यू किलो न्यूटन में। ठीक है, तो 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 50√2, 50 से 50 कैंसिल आउट, 4 से ये 250 टाइम्स, तो F2i इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, यह वैल्यू होगी। अब इसको या तो आप सोल्व कर लो और इसमें पीछे आएगा किलो न्यूटन, या फिर आप ऑप्शंस पे जाओगे तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 176, इस पर आते हैं बाद में क्योंकि आंसर यही है। 125 तो तब होता जब यहाँ पर 250 डिवाइडेड बाई 2 आता, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। 100 भी तब होता, 100 हो ही नहीं सकता, 250 को डिवाइड करोगे 100 आएगा ही नहीं, या यहाँ पर क्या होता 2.5 होता तब जाकर के 100 होता, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। 250 आपका आएगा नहीं क्योंकि 250 से कोई चीज़ डिवाइडेड है, तो अल्टीमेटली जो आपका ऑप्शन बचा है वो यही बचा है। और अगर सिंप्लीफाई भी किया जाए तो 176 किलो न्यूटन आएगा, क्योंकि जो √2 की वैल्यू वो 2 से कम है, 2 होता तो 125 होता, 2 से कम वाले से डिवाइड कर रहे हो तो 125 से तो कुछ वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, तो वो वैल्यू जो होगी वो 176 किलो न्यूटन होगी। तो कई बार इस तरीके के छोटे न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंट्रिक कनेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड shall not be less than and more than respectively tag T is the thickness of thinner plate of element being welded। यहां पर ऐसा बोला है कि जो थिकनेस, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड की साइज किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं होगी और नॉट मोर देन दी रेस्पेक्टिवली, और ज्यादा किससे नहीं होगी। ठीक है, तो देखो फिलेट वेल्ड ये होगी हमारी, अभी देखा था, दो प्लेट को ओवरलैप करेंगे और उसको वेल्ड करेंगे। अब प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप कितना वेल्ड कर पाओगे, जितनी प्लेट की थिकनेस है उससे ज्यादा तो वेल्ड आप कर नहीं पाओगे। तो यहां पर जो आएगा मोर देन में तो आपका आएगा टी। ठीक है, अब बात आई लेस देन, मिनिमम से मिनिमम क्या होगी, तो मिनिमम जो थिकनेस होती है, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो होती है वो डिपेंड करती है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, और उसमें अप टू 10 mm तक अगर आप देखोगे, अप टू 10 mm की थिकनेस जो है उस तक हम 3 mm की साइज लेते हैं, उसके बाद में जो थिकनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, 11 to 20 उसमें 5 हो जाएगी, तो उसके बाद में जैसे जैसे थिकनेस बढ़ रही है साइज ऑफ वेल्ड बढ़ती चली जा रही है, तो जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हो रही है वो हो रही है आपकी 3। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से होगा, द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, 3 mm से कम नहीं होगी, एंड नॉट मोर देन टी रेस्पेक्टिवली, जिसमें टी क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ये टी यहाँ पे प्रैक्टिकली है, वैसे एक्चुअल में जो मैक्सिमम साइज ऑफ जो वेल्ड है उसके लिए जो आपका कोडल प्रोविजन है वो ये बोलता है कि थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट से 1.5 mm कम तक की ही हम मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हमारे एजेस कैसे हों स्क्वायर, और अगर राउंडेड है तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट की 3/4 जो है उतनी थिकनेस तक ही हम प्रोवाइड करेंगे। तो वो कोडल प्रोविजन है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आप इस थिकनेस से ज्यादा तक की वेल्ड आप यहाँ पर नहीं करोगे। ठीक है, तो ऑप्शन अगर देखे जाए तो ऑप्शन आपके ए करेक्ट है। कोडल प्रोविजन में टी से भी कम दिया हुआ है। ठीक है, कोडल प्रोविजन में टी -1.5 फॉर स्क्वायर एजेस एंड 3/4 ऑफ टी फॉर दी राउंडेड एजेस मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए, और मिनिमम जो होती है वो होती है आपकी 3 mm। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द साइज ऑफ होल ड्रिल्ड इन रिवेटिंग प्लेट इज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ रिवेट, जबकि होल की जो साइज होती है वो रिवेट से ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि रिवेट आसानी से इंस्टॉल हो जाए उसके लिए साइज थोड़ी ज्यादा रखी जाती है, और रिवेटिंग की प्रोसेस में भी ये होगा कि रिवेट का डाया बढ़ जाता है तो वो उस होल को क्लियरली फिल कर दे। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं है। The center to center distance between two consecutive rivet in a row is called margin। मार्जिन ने इसको पिच बोला जाता है। Rivet are
जनरली स्पेसिफाइड बाय शेंक डायमीटर, रिवेट को शेंक के डायमीटर से ही स्पेसिफाई किया जाता है। रिवेट के दो पोर्शन होंगे, एक एनलार्ज पोर्शन होता है और एक, तो ये होता है शेंक और ये होता है हेड। सेम इसी तरीके से बोल्ट में देखोगे तो उसमें फिर 3 होंगे। बोल्ट में कुछ पोर्शन तक थ्रेड आते हैं, तो ये होता है शेंक, हेड और यहां पर एक एक्स्ट्रा होता है थ्रेड। अब जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जैसे बोला गया कि 20 mm के रिवेट हैं, तो वो जो 20 mm के रिवेट होते हैं उसमें जो डी है वो शेंक का डाया है, और उसी तरीके से बोला कि 20 mm का बोल्ट है तो उसमें भी जो डाया होता है वो शेंक का। तो बोथ बोल्ट एंड रिवेट, डायमीटर ऑफ बोथ बोल्ट एंड रिवेट आर रिप्रेजेंटेड बाय डाया ऑफ देयर शेंक, शेंक के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है टीयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग द पिच ऑफ रिवेट इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रिवेट होल। जो पिच, जो टीयरिंग फेलियर है, टीयरिंग जो टेंसाइल फेलियर होगा वो प्लेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है आफ्टर द डिडक्शन ऑफ होल। तो यहाँ पर कितनी पिच पर आप लगा रहे हो उससे डिपेंड नहीं करेगा, कितने नंबर ऑफ होल्स हैं उस पर डिपेंड कर जाएगा। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा कि जो डायमीटर ऑफ शेंक के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बोल्ट रिक्वायर्ड इन ए बोल्टेड जॉइंट इज इक्वल टू, किसी बोल्टेड जॉइंट में नंबर ऑफ बोल्ट कितने होंगे। तो हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो लोड आएगा उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट होगी या फिर जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हर बोल्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो हमें फोर्स रेजिस्ट करवाना है उससे हम एक पर्टिकुलर बोल्ट की स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें नंबर ऑफ बोल्ट मिल जाए। ये तभी पॉसिबल है जब ये अजम्पशन हो कि जो लोड आएगा वो लोड सभी बोल्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेम चीज ये रिवेट के लिए भी है। तो फोर्स जो आपको रेजिस्ट करना है डिवाइडेड बाई एक सिंगल बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बोल्ट आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सिंगल बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको बोल्ट वैल्यू भी बोला जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सिंगल बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है उसको बोल्ट वैल्यू भी बोला जाता है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी 3 में फोर्स कॉमन है लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन टेयरिंग, बोल्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और शेयरिंग और बियरिंग, तो इन सब में से जो मिनिमम है उसको तो हम बोल्ट वैल्यू बोलते हैं। तो वो जो बोल्ट वैल्यू है, जो बोल्ट इन तीनों में से जिसमें पहले फेल हो जाएगा वो बोल्ट की स्ट्रेंथ है। तो एक सिंगल बोल्ट जितने फोर्स पे फेल हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं कितने फोर्स को आपको रेजिस्ट करवाना है, उससे आप नंबर ऑफ बोल्ट आपको मिल जाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर के लिए स्लेंडरनेस रेशियो सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू अदर्स। अदर्स का मतलब लोड अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक। कि टेंशन मेंबर है उसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रही है, स्ट्रेसेस जो हो रही है वो चेंज हो रही है, मतलब टेंशन से कंप्रेशन, और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो विंड और अर्थक्वेक नहीं है। तो उस केस में स्लेंडरनेस रेशियो कितना लेना है। तो अगर सिर्फ टेंशन मेंबर है जिसमें रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस नहीं हो रही है तो उसके लिए जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो होता है 400। ठीक है। अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रही है ड्यू टू द लोड अदर देन विंड और अर्थक्वेक, तो विंड और अर्थक्वेक के अलावा जो लोड होते हैं वो होते हैं आपके लाइव लोड, जिसको हम इम्पोज लोड भी बोलते हैं। तो इम्पोज लोड के कारण अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रही हैं तो उसके लिए होती है हमारे पास 180, और विंड और अर्थक्वेक के कारण अगर आपका रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होगी तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 400 से थोड़ी सी कम होगी और वो होगी आपकी 350। तो ये 3 वैल्यूज हैं यहाँ पर टेंशन मेंबर से। तो टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू लाइव लोड, इसको सुपर इम्पोज लोड भी बोलते हैं या फिर इसको लैंग्वेज में इस तरीके से बोलते हैं लोड अदर देन विंड और
अर्थक्वेक, लोड अदर देन विंड और अर्थक्वेक, तो उस केस में तो 180। और टेंशन मेंबर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक। विंड और अर्थक्वेक के कारण जो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस होंगी उसके लिए होगा 350। तो हमसे पूछा है लोड अदर देन विंड और अर्थक्वेक, तो उसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे है 180। तो इम्पोज लोड, लाइव लोड बोल दें, तो उसके कारण अगर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रही है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब है टेंशन से कंप्रेशन में स्ट्रेस चेंज होना, जिसमें पहले टेंशन लग रही थी अब उसमें कंप्रेशन लगने लग जाएगी, तो वो होंगे, वो उस कंडीशन में अगर आपको टेंशन मेंबर डिजाइन करना है तो उसकी जो स्लेंडरनेस रेशियो 180 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मटेरियल कॉस्ट और रिवेट इज हायर देन ए बोल्ट, जो रिवेट की कॉस्ट होगी वो बोल्ट से ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट होगा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज लेस देन रिवेट, वो बोल्ट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रिवेट से ज्यादा होती है, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है बोल्ट्स आर यूज एज ए टेम्परेरी फास्टनिंग वेयर इज रिवेट आर यूज एज परमानेंट फास्टिंग, एंड डी है रिवेटिंग इज लेस नॉइसी देन बोल्टिंग, तो ये भी आपका सही नहीं है। सी वाले में बोल्ट को हम एज ए टेम्परेरी कनेक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बोल्ट, अगर आप नट को लूज करोगे तो बोल्ट निकल के आएगा, बोल्ट को आप अनबोल्टिंग करके आप उस दोनों पोर्शन को अलग कर सकते हो, तो एज ए टेम्परेरी कनेक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं, और परमानेंट में भी अब यूज होते हैं। लेकिन रिवेटिंग जो प्रोसेस है और जो वेल्डिंग प्रोसेस है, तो उसमें रिवेट अगर आपने कर दिया तो रिवेट को निकालने का कोई तरीका नहीं है, मतलब वो रिवेट तोड़ना ही पड़ेगा आपको, जबकि बोल्ट को आपको निकालना है कहीं से, नट लूज करना है आपको, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर जो इन सभी में से जो सी ऑप्शन है वह आपका अप्रोप्रिएट है। वो क्यों अप्रोप्रिएट है? क्योंकि उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि रिवेट एक बार लग गए तो रिवेट के बाद में वो रिवेट तोड़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बट जो बोल्ट है, बोल्ट का नट लूज करते हैं आप बोल्ट को हटा करके उन दोनों कनेक्शन को अलग अलग कर सकते हो, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और रिवेटिंग की जो प्रोसेस है वो बोल्ट से ज्यादा नॉइसी, क्योंकि रिवेट में आपको बोल्ट में आपको सिर्फ नट टाइट करने, रिवेट में आपको एक पोर्शन पे हेड होता है, दूसरे वाले पर हेड बनाना होता है इंपैक्ट लगा करके, तो उसमें नॉइस ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस ऑफ मेंबर्स फॉर लेसिंग बार शेल नॉट बी ग्रेटर देन, जो लेसिंग बार है, जो बिल्टअप कॉलम के पोर्शन को एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हम अरेंजमेंट लगाते हैं उसको लेसिंग बोलेंगे, या फिर एक और अरेंजमेंट होता है वो होता है बेटन। तो इस तरीके से लेसिंग्स हमारी लगती है। तो जो आपका एंगल होता है इंक्लिनेशन, ये थीटा, तो ये जो एंगल होता है, ये एंगल के बारे में ये प्रोविजन है कि ये शुड नॉट बी लेस देन 40 डिग्री एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 70 डिग्री, मतलब 40 से 70 डिग्री के बीच में रहना चाहिए लेसिंग का एंगल। अब यहाँ से आपसे पूछा गया नॉट ग्रेटर देन, तो नॉट ग्रेटर देन वाले केस में आएगा आपका 70, तो 70 डिग्री से ज्यादा वो एंगल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ सिंगल फ्लेट लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन, जो आपकी लेसिंग है वो दो टाइप की हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे ये बिल्टअप कॉलम है, इसमें अगर हम इस तरीके का अरेंजमेंट चला रहे हैं, इसमें अगर आप इस तरीके का अरेंजमेंट चला रहे हो तो उसको सिंगल लेसिंग बोलेंगे। और एक आपने एक लेयर और चला दी तो इसको डबल लेसिंग बोलेंगे, ठीक है। तो सिंगल लेसिंग के केस में जो थिकनेस होगी वो 1/40th ऑफ द लेंथ बिटवीन इनर एंड रिवेट्स, जो दो कनेक्शन हो गए, यहाँ पर भी एक कनेक्शन करना होगा, यहाँ पर भी करना होगा, तो जो इनर वाले जो बोल्ट है या इनर वाले रिवेट है उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी 1/40th से आपको थिकनेस कम नहीं लेनी है, ठीक है। अगर इसी की जगह डबल लेसिंग होता तो ये वैल्यू 1/60th होती है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा गया सिंगल लेसिंग, तो सिंगल लेसिंग के लिए 1/40th लेंथ बिटवीन इनर एंड बोल्ट भी बोल सकते हो, रिवेट भी बोल सकते हो।
नेक्स्ट इज कंसीडर दी फॉलोइंग पैरामीटर with regards to slenderness ratio of compression member की slenderness ratio से related चार पैरामीटर है, मटेरियल, सेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, लेंथ ऑफ मेंबर, सपोर्ट एंड कंडीशन. ऑन विच ऑफ दीज पैरामीटर डज द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर डिपेंड्स. इन चारों में से किस पर हमारा स्लेंडरनेस रेशियो डिपेंड करता है. तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर एप्रोप्रिएट. और जो आर होगा आपका वो आर होता है आई जिसके अबाउट बकलिंग होगी डिवाइडेड बाई ए. तो इतनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है. अब इसमें जो एल इफेक्टिव है वो इफेक्टिव लेंथ होती है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ काउंटरफ्लेक्सर, ठीक है, या फिर पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट. तो जो एल इफेक्टिव होगी वो डिपेंड करती है सपोर्ट कंडीशन पे कि आपकी सपोर्ट कंडीशन कैसी, मतलब फोर्थ वाला यहां पर आएगा. उसके बाद में बात करते हैं आर की. आर में आई आ रहा है, ए आ रहा है. आई जो होता है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. तो क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी, सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलेंगे. सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आई और ए जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे भी आपका बी और डी डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कोई और दूसरा सेक्शन है जैसे आई सेक्शन है, तो वो सारे सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है. थर्ड यहाँ दिया हुआ लेंथ. तो जो एल इफेक्टिव होती है वो इफेक्टिव लेंथ है और वो अनसपोर्टेड लेंथ पे डिपेंड करती है. तो वो फिर लेंथ पे डिपेंडेंसी आपकी आ गई. अब मटेरियल से रिलेटेड यहाँ पर कोई सी भी टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है. मटेरियल से लिमिटेड कोई रिलेटेड कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है. तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन कि 2, 3, 4. सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर क्या चीजें आ रही है, आई और ए आ रहा है. लेंथ में आपका एल इफेक्टिव है ही सही. सपोर्ट एंड कंडीशन भी किस पे डिपेंड कर रही है, मतलब उस पर भी कौन डिपेंड कर रहा है, एल इफेक्टिव. तो मटेरियल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंसी नहीं है, सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन और लेंथ पे डिपेंडेंसी. तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है. नेक्स्ट है बकलिंग क्लास एसोसिएटेड विद द बिल्ट अप कंप्रेशन मेंबर इज. तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस बार के एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछली बार भी जो आपका पेपर हुआ था RSSMB का उसमें इम्परफेक्शन फैक्टर्स पूछे थे अकॉर्डिंग टू बकलिंग क्लास. तो मे भी पॉसिबल है कि आपको पर्टिकुलर सेक्शन दे करके ये पूछ लिया जाए कि उसकी बकलिंग क्लास क्या है, ठीक है. तो अब यहां पर चार तरीके के सेक्शन कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बकलिंग क्लास दी हुई है कि अगर आप आई सेक्शन रखते हो तो ये आई सेक्शन है, ये आपका आई सेक्शन है. आई सेक्शन की दो एक्सिस है. एक एक्सिस इसको मैं बोल रहा हूं मेजर एक्सिस क्योंकि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और एक है हमारा माइनर एक्सिस. तो वाई, तो इफ बकलिंग अबाउट मेजर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस के अबाउट बकलिंग होती है तो वो होगी आपकी क्लास ए बकलिंग. चार क्लास होती है बकलिंग की, तो क्लास ए बकलिंग है. और अगर बकलिंग आपकी माइनर एक्सिस के अबाउट होती है, इफ buckling about minor axis, तो वो जो बकलिंग होगी आपकी वो होगी क्लास बी. बकलिंग क्लास होगी उसकी बी, ठीक है. स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं कोड में अकॉर्डिंग, अपन भी यहाँ पे स्मॉल लिख लेंगे. क्लास ए, क्लास बी. अब आते हैं आपके होलो सेक्शंस. होलो सेक्शन को ट्यूबुलर भी बोलते हैं. तो होलो रेक्टेंगुलर, होलो सर्कुलर भी होंगे, होलो स्क्वायर भी होंगे. तो होलो जितने भी सेक्शन हैं वो सभी किसी भी एक्सिस के अबाउट बकल करें, वो सब उनकी सबकी जो बकलिंग क्लास है वो ए होगी. तो बकलिंग क्लास
वो है ए। थर्ड वाले हैं जो बचे हुए सेक्शन है जिसमें आपके आ जाएंगे एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड सर्कुलर, टी सेक्शन। इन सब की जो बकलिंग होगी अगर ये कंप्रेशन मेंबर की तरह यूज हो तो क्लास सी। और लास्ट में हमारे आते हैं बिल्ट अप सेक्शंस। बिल्ट अप सेक्शन वो होंगे जो एक या एक से मतलब दो या दो से ज्यादा रोल्ड सेक्शन को मिला करके हम बनाएंगे कोई एक डिफरेंट सेक्शन, तो वो सब बिल्ट अप सेक्शन होते हैं। मतलब दो रोल्ड सेक्शन या दो से ज्यादा सेक्शन को मिला करके कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाओगे तो वो आपका बिल्ट अप सेक्शन है। तो बिल्ट अप सेक्शन की सभी की जो बकलिंग होती है वो बकलिंग क्लास होगी सी। ठीक है, तो आई सेक्शन मेजर के अबाउट बकलिंग होगा तो ए बकलिंग, माइनर के अबाउट होगा तो क्लास बी में, होलो सेक्शन सभी क्लास ए में, बचे हुए जो भी आपके रोल्ड सेक्शन है वो सब क्लास सी में, और जो बिल्टअप सेक्शन है उनकी भी बकलिंग कौन सी होगी, क्लास सी। ठीक है, अब यहां क्या पूछा है, आपसे पूछा है द बकलिंग क्लास एसोसिएटेड विद बिल्टअप कंप्रेशन मेंबर। बिल्टअप के लिए आपसे पूछा है, बिल्टअप के लिए जो हमारी बकलिंग क्लास है वो क्या हो जाएगी, सी। तो बिल्टअप जो होंगे वो आपके वो बकलिंग क्लास सी में बकल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेटन्स स्ट्रट, बेटन्स कॉलम है, द इफेक्टिव लेंथ विल बी इंक्रीज बाय। तो जो बेटन स्ट्रट है उसके लिए इफेक्टिव लेंथ हम 10% से बढ़ाएंगे। ठीक है, शेयर डिस्टोर्शन को कंसीडर करते हुए बेटन के कारण, तो आप इफेक्टिव लेंथ बढ़ा रहे हो, मतलब आप उसका लेमड़ा बढ़ा रहे हो, लेमड़ा बढ़ाने से थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। अगर इसी की जगह लेसिंग होता तो लेसिंग के केस में 5% बढ़ाया जाता है, बेटन के केस में 10%, लेसिंग के केस में 5%। फिर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आता भी है कि बेटन कॉलम के कंपैरिजन में लेसिंग वाला जो कॉलम है जिसमें आपने लेसिंग की है तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो साफ पता चल रहा है बेटन में 10% बढ़ा रहे हैं, लेसिंग में 5%। लेमड़ा जितना बढ़ता है उतनी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अगर जिसके लिए लेमड़ा की वैल्यू को कम बढ़ाया, क्योंकि जो आपकी इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो लेमड़ा भी उस हिसाब से बढ़ेगा, तो जिसके लिए लेमड़ा कम बढ़ाया है मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, तो लेसिंग कॉलम जो है वो बेटन कॉलम के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टील कॉलम पिन्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड पर पिन्ड है, मतलब दोनों एंड आपके हिंज भी बोल सकते हैं हम और पिन भी, ये आपका पिन है, हैज ए बकलिंग लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। इस पर जो बकलिंग लोड लग रहा है, मतलब जिस लोड पर ये बकल कर रहा है वो है 200 किलो न्यूटन। इफ द कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मोमेंट एट मिड हाइट, पहले हाइट आपकी रही होगी कोई एल, अब क्या कर दिया कि यहां पर भी एक सपोर्ट लगा दिया, इट्स बकलिंग लोड विल बी, तो फिर इसके बकलिंग लोड के साथ में क्या होगा, लेटरल रिस्ट्रेन के लिए आपने इसको किया है, रोका है, पर रोटेशन के लिए कुछ बोला नहीं, मतलब यहां पर भी एक पिन लगा दिया कोई, मतलब इसके दो हिस्से कर दिए, तो ये यहां पर हो गया L/2 और इधर हो गया ये L/2। तो बकलिंग लोड कितना होगा, तो अब कितने पर ये बकल करेगा, तो जो PCR होता है क्रिटिकल बकलिंग लोड वो होगा π² EI/L²। ठीक है, L यहाँ पर L इफेक्टिव, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है L² के। अब पहले जो L थी अब उससे L/2 रह गई, तो हम ऐसा कर लेंगे कि PCR1 जो था पहले, PCR1 जो था वो था π² EI/L1 इफेक्टिव जो रहा होगा उसका स्क्वायर। अब जो हो गया वो हो गया आपका PCR2 जो हमें निकालना है π² EI/L2 इफेक्टिव का होल स्क्वायर। जब इनको डिवाइड करोगे आप कुछ चीज़ें कट जाएंगी, तो PCR की वैल्यू तो 1 की वैल्यू तो 200 थी, PCR2 हमें निकालना है, ये इंटरचेंज होंगी, ये कटेंगी, ये इंटरचेंज होगी तो L इफेक्टिव L2 इफेक्टिव डिवाइडेड बाई L1 इफेक्टिव इनका स्क्वायर। L2 इफेक्टिव होगा L/2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200
अपॉन PC/2, ये होगा L/2 का स्क्वायर, या फिर ऐसे करेंगे L/2 डिवाइडेड बाई L और इसका स्क्वायर। तो L से L कैंसिल आउट, नीचे बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। तो PC/2 इज इक्वल टू 4 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 800 किलो न्यूटन। तो जो बकलिंग स्ट्रेंथ है वो 4 गुना हो जाएगी। कैसे? लेंथ आपकी कम होगी, बीच में आपने सपोर्ट लगा दिया इस तरीके से कि लेटरल मोमेंट नहीं होगा, रोटेशन हो जाएगा। तो ये दोनों एक तरीके से पिन हो गए, ये भी पिन वाली कंडीशन होगी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलेट वेल्ड आर डिजाइन टू रेजिस्ट। फिलेट वेल्ड जो होती है वो उनका जो लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होगा वो शेयर के थ्रू होगा, तो वो शेयर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। और जो लोड ट्रांसफर होता है वो हम मानते हैं कि वो थ्रोट थिकनेस से ट्रांसफर होगा, या फिर ऐसा बोलेंगे कि लोड ट्रांसफर होने के लिए जो इफेक्टिव डायमेंशन है वो थ्रोट थिकनेस है, क्योंकि वो उस पूरे ट्राइंगल की सबसे मिनिमम डायमेंशन है। तो हम सेफर साइड चलते हुए सबसे मिनिमम वाली डायमेंशन इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई करके रेजिस्टिव एरिया निकालते हैं और उसको फिर परमिसिबल शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे वेल्ड की परमिसिबल शियर स्ट्रेस से, तो आपको उसकी स्ट्रेंथ मिल जाएगी वेल्ड की। नेक्स्ट है एन इक्वल एंगल, कोई इक्वल एंगल है, इज कनेक्टेड टू ए गसेट प्लेट बाय फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड से एक गसेट प्लेट से आपने जोड़ दिया, वेल्डेड लॉन्गिट्यूडनली एट टॉप एट बॉटम ऑफ द एंगल, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड किया आपने, अभी इसका डायग्राम भी बना लेंगे। द टेंसाइल लोड एक्टिंग अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ एंगल, जो लोड लग रहा है वो एंगल के सेंट्रोइडल एक्सिस पे लग रहा है। द लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड एट द हॉरिजॉन्टल लेग ऑफ एंगल इज L1, the length of weld required at top is L2, which among the following is correct। तो क्या बोला गया है उसका एक बार डायग्राम बनाते हैं कि ये गसेट प्लेट है और इससे एक एंगल सेक्शन आपने वेल्ड कर दिया, और वो वेल्ड किया है फिलेट वेल्ड के थ्रू। ठीक है, और एंगल सेक्शन इस तरीके से नजर आएगा जब आप उसको इस व्यू में देखोगे। जो वेल्डिंग की है वो की है टॉप और बॉटम पे लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, अभी अपन लेंथ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, पूछा यही है। और जो लोड जा रहा है वो लोड पास हो रहा है, सीजी जो होगा इसका वो होता है कहीं यहाँ से। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन बनाएंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि इसी का क्रॉस सेक्शन अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो ये गसेट प्लेट और इससे इस तरीके से एंगल सेक्शन कनेक्टेड है। इस तरीके से एंगल सेक्शन कनेक्टेड है और जो लैग है वो इक्वल लैग है। ठीक है, और जो वेल्डिंग हो रखी है वो यहाँ भी, यहाँ वो यहाँ हो रखी है और इधर। ठीक है, अब जो आपको बोला गया है कि द टेंसाइल लोड द लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड एट हॉरिजॉन्टल लेग, मतलब यहाँ पर जो आपने वेल्ड की लेंथ की है वो तो है L1, हॉरिजॉन्टल लेग ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल रहेगा, ये वर्टिकल लेग, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल। ठीक है, द लेंथ ऑफ वेल्ड रिक्वायर्ड एट टॉप इज L2, ये इसको बोला गया है L2। तो ये पूछा है कि L1 L2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। ठीक है, लोड जो जाएगा लोड CG से होगा, CG कहीं यहाँ लाई करता है, वो वाला CG अगर आप ड्रॉ करोगे तो इस तरफ होगा। तो जिस तरफ आपका लोड जिस वेल्ड के ज़्यादा नज़दीक होगा उस वेल्ड को ज़्यादा लोड को रेजिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मिड में होता तो हम हाफ इधर कर देते, हाफ इधर कर देते, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, लोड एक तरफ एक वेल्ड की तरफ
डिफ्लेक्टेड ज़्यादा है, मतलब उसकी साइड ज़्यादा है, इधर से इसकी डिस्टेंस कम है। तो जिस तरफ आपका लोड होता है जिसके नज़दीक, उस तरफ ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होगा, तो वो रेजिस्टेंस आपका किस तरफ डेवलप होना चाहिए, इस वाली तरफ। मतलब जो L1 वाला जो है उस वेल्ड को आपको ज़्यादा लेंथ का रखना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू L2। जिस तरफ आपका लोड है उस तरफ ज़्यादा रेजिस्टेंस लगेगा, या फिर वो वाली वेल्ड ज़्यादा लोड को रेजिस्ट करेगी, ठीक है। तो मिड में नहीं पास हो रही, ये हो रही CG से, और CG सिमेट्रिकली पास नहीं हो रहा, CG एक लेग के नज़दीक है और दूसरे एक वेल्ड के नज़दीक है और दूसरी वाली से थोड़ा दूरी पर है, ठीक है। तो उसी में जैसे ये L1 वेल्ड है और ये वाली आपकी L2 है, तो L1 के ज़्यादा नज़दीक है इन कंपैरिजन टू L2, तो इस कारण से जो L1 वाली जो लेंथ होगी वो आपकी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू L2। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर इस एंगल की जगह कोई प्लेट कनेक्टेड होती गसेट प्लेट से, तो दोनों वाली जो लेंथ हो जाती वो हमारी सेम होती। बट हो क्या रहा है, जो हॉरिजॉन्टल वाली लेग है वहां पर जो वेल्ड कर रहे हो उसके नज़दीक आपकी लाइन पास हो रही है, लोड लाइन, और वहीं पर लोड लगेगा, तो वो वाली वेल्ड नज़दीक है, तो वहां रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगा, तो L1 इज ग्रेटर देन L2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेब बकलिंग अकर्स। वेब बकलिंग जो फिनोमिना होता है वो हमारे जो फ्लेक्सरल मेंबर है, या फिर जिसको हम बीम बोलेंगे, या फिर वो सारे मेंबर जो कि फ्लेक्सर को रेजिस्ट करेंगे, जो बेंडिंग को रेजिस्ट करेंगे, उसमें बीम, प्लेट, गर्डर, ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो जब वेब बकलिंग अकर्स व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस नियर द सेंटर ऑफ सेक्शन बिकम्स, कि वेब बकलिंग कब होगी, जब वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस की इंटेंसिटी के बारे में पूछा है। तो इसमें वेब तब बकल होगी, वेब क्यों बकल होती, पहली बात तो वेब इसलिए बकल होती है कि वो वेब एज ए कॉलम वर्क करने लग जाती है। जब आप लोड इस तरीके से लगाते हो, ये मेरा आई सेक्शन है, इस पर लोड लग रहा है यहां से, इस पी लोड के कारण जैसे ही फ्लेन से वेब में लोड ट्रांसफर होगा, वेब जो है वो एक कॉलम की तरह वर्क करेगी और ये खुद इस तरीके से बकल करने लग जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है। तो ये पूछा गया है कि जब इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो, अब यहाँ कंपैरिजन है कि किससे ज्यादा होगी कम होगी, तब आपकी बकलिंग होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है इज लेस देन, मतलब जो वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो इंटेंसिटी है लेस देन द क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस फॉर द वेब एक्टिंग एज ए कॉलम। तो जो वेब की खुद की बकल होने वाली जो स्ट्रेस है, क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस, मतलब जितनी स्ट्रेस पर वो वेब बकल कर सकती है, उससे अगर आपकी वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू, वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो यहाँ से वर्टिकल लोड ट्रांसफर होगा फ्लेन से वेब में, अगर उसकी वैल्यू कम है तब बकलिंग होगी। तो ऐसा नहीं होगा, उल्टा जब आपकी वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू उस वेब की क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो जाएगी, तभी जाकर के बकल होगा। क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस ये बता रही है कि वो वेब कितने स्ट्रेस पर बकल हो जाएगी। तो जो ऊपर से लोड आ रहा है वर्टिकल, उसने कितनी स्ट्रेस जनरेट करी, अगर वो स्ट्रेस क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस ऑफ वेब से कम जनरेटेड है तब बकलिंग नहीं होगी, और वो स्ट्रेस वेब के क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस से ज्यादा जनरेट होगी, तो उस केस में क्या हो जाएगी, बकलिंग। तो यहां पर जो आपका बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ग्रेटर देन द क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस फॉर द वेब एक्टिंग एज ए कॉलम। जब वेब एक कॉलम की तरह एक्ट करने लग जाएगा, तो कॉलम की तरह एक्ट करेगा तो उसकी कोई एक क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस होगी। तो जो वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रही है वो क्रिटिकल बकलिंग स्ट्रेस से अगर ज्यादा आ रही है तो उस केस में बकलिंग हो जाएगी। तो ये बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन आपका यहां पर क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटर्नल विंड प्रेशर एक्टिंग ऑन ए रूफ डिपेंड्स ऑन। कोई रूफ ट्रस है और उसमें विंड प्रेशर लग रहा है, तो वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। तो जैसे ये रूफ ट्रस है और ये आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है। तो रूफ ट्रस पे जो डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है स्लोप ऑफ रूफ पे, कि रूफ का स्लोप कितना है, क्योंकि जो भी लोड आता है, विंड लोड जो होता है वो एज ए प्रेशर लगता है, ठीक है। तो कितने स्लोप पे रूफ है, मतलब स्लोप जो रूफ है उसका स्लोप कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा कि जो विंड एज ए प्रेशर है वो दो तरीके से लग सकता है, कि एक्सटर्नली जो विंड लग रही है वो लगेगा, एक जो इंटरनल जो विंड होगी और वो जो बाहर की तरफ निकलेगी, वो वाला प्रेशर भी रूफ पे लगता है, ठीक है। अब इंटरनल अगर कोई विंड है और वो बाहर की तरफ जा रही है मतलब एक विंड तो डायरेक्टली यहां पर आकर के हिट कर रही है, एक तो उसका लगेगा, एक जो इंटरनल विंड बाहर की तरफ निकलेगी उसकी वजह से विंड प्रेशर लगता है। तो इंटरनल अगर कोई विंड है, वो इंटरनल विंड तब आएगी जब उसको अंदर आने के लिए स्पेस होगा, और वो जो स्पेस होगा उसको
यहाँ पर इस कोड में IS 875 पार्ट 2 में विंड लोड एनालिसिस में उसको बोलते हैं परमेबिलिटी, कि जो बिल्डिंग है उसकी जितनी परमेबिलिटी होगी उस हिसाब से विंड अंदर आएगी, और वो ज़्यादा अगर अंदर आ पा रही है तो वो ज़्यादा फोर्स लगा करके बाहर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, ए और बी, और उसके लिए एक सी ऑप्शन भी आपका दिया गया है जिसमें लिखा है बोथ ए एंड बी। तो डिग्री ऑफ परमेबिलिटी ऑफ रूफ, रूफ की जगह यहाँ पर आएगा सॉरी बिल्डिंग, कहीं से भी आवाज आ सकती है, रूफ से नहीं, वो बिल्डिंग में कहीं जहां पर भी ओपन स्पेस होंगे वहां से विंड अंदर जा सकती है। तो परमेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग एंड स्लोप ऑफ रूफ, कि रूफ का कितना स्लोप है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। डायरेक्शन ऑफ स्लोप ऑफ रूफ यहां पर इसलिए सही नहीं क्योंकि विंड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन से विंड आएगी, तो वो आपका करेक्ट नहीं होगा। स्लोप कितना है और अंदर विंड जाने के लिए कितनी स्पेस है उस पर यह आपका डिपेंड करेगा कि कितना विंड लोड आपका लगेगा रूफ पे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे कि हमने जो स्टील स्ट्रक्चर्स है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने की या फिर रिवाइज करने की कोशिश करी। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जॉनटेक के चैनल को। थैंक यू।